नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में बहुत हलचल मचाई है। ये है अमेरिका के H-1B वीजा कार्यक्रम में हुआ एक बड़ा बदलाव। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नई घोषणा पर दस्तखत किए हैं जिसे मीडिया में क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्ट फायरवॉल। हाँ, प्रोजेक्ट फायरवॉल नाम ही काफी नाटकीय है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस पर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, समाचार विश्लेषण हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी हैं। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को खंगाल कर ये समझें कि भाई ये नई नीति असल में है क्या, शुरुआत में इतना कन्फ्यूजन क्यों हुआ, और सबसे ज़रूरी इसका भारत पर, यहाँ के हमारे प्रोफेशनल्स पर, स्टूडेंट्स पर और हाँ, हमारी इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा, कितना गहरा असर पड़ सकता है। सही। और हाँ, वो चौंकाने वाला आंकड़ा तो है ही, नए H-1B वीज़ा के लिए $1,00,000, मतलब करीब 88 लाख रुपए का शुल्क। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोतों से क्या क्या अहम बातें निकल कर आ रही हैं। तो सबसे पहले ये नई नीति जो कह रहे हैं 21 सितंबर 2025 से लागू हुई है, इसमें सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात क्या है? यही $100,000। बिल्कुल, यही इस पूरी घोषणा का आप कह सकती हैं केंद्र बिंदु है। पॉलिसी साफ कहती है कि कंपनियों को हर नए H-1B वीजा आवेदन के लिए, और ये ध्यान देना जरूरी है कि ये उनके लिए है जो अमेरिका के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें $100,000 देने होंगे। $1,00,000। हाँ। और अगर हम इसकी तुलना पहले के शुल्कों से करें जो आमतौर पर 1700 से $4,500 के बीच होते थे, तो ये एक असाधारण, मतलब आप सोचिए 20 से 50 गुना ज्यादा की बढ़ोतरी है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ है कंपनियों पर। इतना भारी शुल्क, इसके पीछे अमेरिकी प्रशासन का तर्क क्या बताया जा रहा है? मतलब सिर्फ पैसा कमाना है या कोई और वजह है? देखिए, घोषित तौर पर जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि H-1B कार्यक्रम का पिछले कुछ सालों में मिसयूज हुआ है। उनका कहना है कि कई कंपनियों ने, खासकर IT सेक्टर में, इस वीजा का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को लाने के लिए किया। अच्छा। और प्रशासन इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक तरह का खतरा मानता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये शब्दावली थोड़ी सख्त है, पर उनका तर्क यही है। तो उनका घोषित लक्ष्य ये है कि H-1B वीजा सिर्फ वास्तविक रूप से उच्च कुशल, यानी हाईली स्किल्ड लोगों को ही मिले। ऐसे लोग जिन्हें अमेरिकी लेबर मार्केट में आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वो चाहते हैं कि कंपनियां पहले अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देने की कोशिश करें। तो ये जो $100,000 का शुल्क है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनीज को डिस्करेज करने का तरीका है, या फिर सिर्फ बहुत ही जरूरी और ऊंचे दर्जे की प्रतिभा के लिए ही वीजा इस्तेमाल करने को प्रेरित करने का जरिया। मतलब एक तरह से जो एंट्री लेवल या मिड लेवल विदेशी टैलेंट है उसको रोकना। हाँ, मंशा तो काफी हद तक यही दिखती है। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प चीज की घोषणा हुई है, वो है गोल्ड कार्ड वीजा। गोल्ड कार्ड, ये क्या है? इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अमेरिकी ट्रेजरी में $1 मिलियन, यानी करीब 8.8 करोड़ रुपए का अपना व्यक्तिगत योगदान देता है, या फिर अगर कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो $2 मिलियन, यानी लगभग 17.6 करोड़ रुपए, तो उस व्यक्ति को अमेरिका में तेजी से स्थायी निवास, मतलब ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अरे वाह। हाँ, तो इसका मकसद तो साफ है, अमीर निवेशकों या फिर शायद बहुत ही खास प्रतिभा को आकर्षित करना। तो एक तरफ दरवाजा महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ एक बहुत महंगा फास्ट ट्रैक भी बन रहा है। खैर, लेकिन इस पूरी घोषणा के आते ही, जैसा हमने कहा, काफी अफरा तफरी मच गई थी, खासकर शुरुआत में। ऐसा क्यों हुआ था? क्या कंफ्यूजन था? हाँ, वो शुरुआती कुछ घंटे और दिन वो काफी भ्रम वाले थे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी $100,000 शुल्क को लेकर था। सवाल ये था कि क्या ये हर साल देना होगा, मतलब क्या ये एक सालाना फीस है? ओहो। अगर सालाना होता तब तो हाँ, अगर ऐसा होता तो ये H-1B कार्यक्रम को समझिए लगभग खत्म ही कर देता। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, और शायद इसी वजह से हमने वो खबरें देखीं कि कई भारतीय H-1B होल्डर और उनके परिवार जो समय भारत में थे या कहीं और, वो एकदम आनंद फानन में अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वो 21 सितंबर तक वापस नहीं पहुंचे तो। बिल्कुल, डर यही था कि शायद उन्हें दोबारा एंट्री ना मिले, या कहीं उन पर भी ये भारी भरकम फीस न लगा दी जाए। हाँ। एयरपोर्ट्स पर भीड़, टिकटों के लिए मारामारी, लोगों के ट्रैवल प्लान्स कैंसिल होना, ये सब खबरें हमने देखी, सुनी,
यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट और जेपी मॉर्गन चेज जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने अपने उन कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी जो विदेश यात्रा पर थे। ये दिखाता है कि अनिश्चितता कितनी ज्यादा थी। लेकिन फिर व्हाइट हाउस से सफाई आई, वो सफाई क्या थी और कितनी जरूरी थी वो? हाँ, वो सफाई, वो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। उसने यकीनन बहुत से लोगों को बड़ी राहत दी। व्हाइट हाउस ने 21 सितंबर को ही साफ कर दिया। पहली बात, ये जो $10,000 का शुल्क है, ये एक मुश्त है, वन टाइम फी, सालाना नहीं है। अच्छा, ये बहुत बड़ी राहत है। बहुत बड़ी। दूसरी बात, ये शुल्क सिर्फ नए H-1B आवेदनों पर लागू होता है, और वो भी केवल उन लोगों के लिए जो अप्लाई करते समय अमेरिका से बाहर हैं। ठीक है। तीसरी और शायद सबसे अहम बात, मौजूदा H-1B वालों के लिए ये शुल्क उन पर लागू नहीं होता जो पहले से अमेरिका में हैं और अपना वीजा एक्सटेंड करवा रहे हैं या कंपनी बदल रहे हैं और अमेरिका के अंदर से ही अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। और चौथी बात, अगर किसी के पास पहले से वैलिड H-1B वीजा स्टैंप है और वो अमेरिका से बाहर यात्रा करके वापस आ रहा है, तो उस पर भी ये शुल्क लागू नहीं होगा, क्योंकि उसे नया आवेदन नहीं करना है। तो मतलब मोटा मोटी ये साफ है कि अगर कोई पहले से अमेरिका में H-1B पर काम कर रहा है तो फिलहाल उस पर सीधा असर नहीं है। लेकिन हाँ, नया H-1B लेकर अमेरिका जाना अब बहुत ज्यादा महंगा और मुश्किल हो गया है। एकदम सही कहा आपने। ये स्पष्टीकरण जरूरी था, लेकिन जो शुरुआती भ्रम फैला और जिस तरह से घोषणा हुई, उसने अमेरिका में भारतीय समुदाय और भारत में उनके परिवारों के बीच काफी चिंता और अनिश्चितता तो पैदा कर ही दी थी। बिल्कुल। अब आते हैं इसके सबसे बड़े असर पर, यानी भारत और भारतीयों पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। कितनी? करीब 70-73%। हाँ, लगभग इतनी ही। तो जाहिर है इस नीति का सबसे गहरा असर हम पर ही पड़ने वाला है। नए आवेदक, खासकर जो युवा हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, या वो छात्र जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके लिए तो ये 88 लाख रुपए का शुल्क एक पहाड़ जैसा है ही। कंपनियां, खासकर छोटी या मीडियम साइज की कंपनियां, इतना बड़ा खर्च उठाने से यकीनन हिचकेंगे। हाँ। ये उन भारतीय छात्रों के सपनों पर पानी फेर सकता है जो अमेरिका में महंगी पढ़ाई जैसे MS या MBA इसीलिए करते हैं ताकि बाद में वहां नौकरी करके अच्छा करियर बना सके, लोन चुका सकें। अब कंपनियों के लिए उन्हें H-1B स्पॉन्सर करना आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कंपनियां अब सिर्फ बहुत सीनियर लोगों को ही स्पॉन्सर करेंगी? लगता तो यही है। शायद कंपनियां अब केवल बहुत वरिष्ठ पदों के लिए या बहुत खास विशेषज्ञता वाले लोगों के लिए या फिर बहुत ज़्यादा सैलरी वाले रोल्स के लिए ही H-1B स्पॉन्सर करने का सोचें। इससे जो अवसरों का पिरामिड था वो बहुत संकरा हो जाएगा नीचे से। सही कहा। और ये सिर्फ पैसों की बात भी नहीं है ना। इस तरह की अचानक और इतनी सख्त नीतियां ये एक अनिश्चितता का माहौल बना देती हैं। जो लोग पहले से वहां हैं उनके मन में भी ये सवाल तो उठेगा ही कि भाई आगे क्या होगा, क्या भविष्य में और भी ऐसे बदलाव आ सकते हैं? बिल्कुल। ये जो मनोवैज्ञानिक असर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस नीति ने अमेरिका में रहने वाले या वहां जाने की योजना बना रहे लाखों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के मन में भविष्य को लेकर एक चिंता जरूर पैदा कर दी है। उन्हें लग सकता है कि अमेरिका शायद अब उतना वेलकमिंग या उतना स्थिर करियर डेस्टिनेशन नहीं रहा जितना पहले माना जाता था। अब जरा इसका असर भारत के IT उद्योग और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर देखते हैं। हमारा IT सर्विस सेक्टर, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत पिलर है, वो तो काफी हद तक H-1B पर निर्भर रहा है क्लाइंट साइट्स पर काम करने के लिए। ये $100,000 का शुल्क तो हर H-1B कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी यानी CTC को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। हाँ, और इसका सीधा असर भारतीय IT कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। उनकी कॉम्पिटिटिवनेस यानी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता वो भी प्रभावित हो सकती है, खासकर अमेरिकी कंपनियों की तुलना में जो शायद अब लोकल हायरिंग को ज्यादा प्राथमिकता दें। कुछ शुरुआती विश्लेषणों में तो ये भी अनुमान लगाया गया है कि बड़ी भारतीय IT फर्मों के लिए ये जो अतिरिक्त लागत है ये उनके सालाना नेट प्रॉफिट का 10% तक कम कर सकती है। 10%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। और हमने देखा भी कि घोषणा के तुरंत बाद इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों के जो अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड शेयर्स हैं उनमें गिरावट आई थी। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? जैसे क्या कंपनियां अब कॉस्ट बचाने के लिए और ज्यादा काम भारत में आउटसोर्स कर सकती हैं, जिसे हम ऑफशोरिंग कहते हैं? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संभावना है और कई एनालिस्ट्स यही मान रहे हैं।
लॉजिक ये है कि अगर अमेरिका में H1B कर्मचारी रखना इतना महंगा हो जाएगा तो अमेरिकी कंपनियां लागत कम करने के लिए और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और काम सीधे भारत में जो उनकी टीम्स हैं उनको दे सकती हैं। अच्छा, मतलब काम अमेरिका जाने के बजाय काम भारत आएगा। तो इससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी? हाँ, इससे भारत में नौकरियां तो बढ़ सकती हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। लेकिन ये उस पारंपरिक ऑन साइट मॉडल को बदल देगा जहां भारतीय पेशेवर अमेरिका जाकर क्लाइंट के साथ काम करते थे। अब शायद ज्यादा जोर ऑफशोर डिलीवरी पर होगा। तो ये भारतीय आईटी उद्योग के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। उन्हें अपने डिलीवरी मॉडल्स को और मजबूत करना होगा। ये दिलचस्प है, मतलब चुनौती भी अवसर भी। एक और आर्थिक पहलू है रेमिटेंसेस का, यानी वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले भारतीय घर भेजते हैं। भारत तो दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। अगर नए H1B वीजा कम होते हैं और शायद कुछ लोग वापस भी आते हैं तो क्या इस रेमिटेंस की फ्लो पर असर पड़ेगा? ये एक वास्तविक चिंता है। बिल्कुल, अमेरिका से आने वाला पैसा भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक अहम जरिया है और कई परिवारों की आय का भी। अगर H1B के जरिए अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या घटती है या लौटने वालों की संख्या बढ़ती है तो लंबी अवधि में भारत आने वाले रेमिटेंसेस में कमी आ सकती है और इसका असर फिर घरेलू खपत पर और शायद भारतीय रुपए की स्थिरता पर भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आर्थिक प्रभाव काफी पेचीदा दिख रहा है, कई परतें हैं इसमें। अब आते हैं उस बहस पर जो भारत में आजकल काफी जोरों पर है। क्या ये नीति, जो पहली नजर में तो एक झटका लग रही है, क्या ये अनजाने में भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकती है? क्या ये ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन को ब्रेन गेन यानी प्रतिभा वापसी में बदल सकती है? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण बहस छिड़ गई है। तर्क ये दिया जागा है कि भाई अगर अमेरिका के दरवाजे महंगे हो गए या थोड़े बंद हो गए तो भारत के जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जो शायद पहले अमेरिका जाने की सोचते, अब वो भारत में ही रुकने का फैसला कर सकते हैं, या जो बाहर हैं वो शायद वापस आने का सोचें। और ये जो टैलेंट वापस आएगा या देश में ही रुकेगा, ये भारत के अपने इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत कर सकता है ना, खासकर जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं जैसे AI, मशीन लर्निंग, फिनटेक, बायोटेक। ये लोग अपने साथ ग्लोबल अनुभव लाएंगे, नई सोच लाएंगे, शायद कैपिटल भी लाएं। बिल्कुल, जिससे नए स्टार्टअप्स बन सकते हैं, लोकल रोजगार पैदा हो सकता है और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और आगे बढ़ सकता है। सरकार की वो स्वदेश पहल भी है, शायद इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, स्वदेश यानी स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ये पहल लौटने वाले कुशल भारतीयों का डेटाबेस बनाकर उन्हें रोजगार में मदद करने का प्रयास है। तो ये ब्रेन गेन का तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है और इसमें यकीनन संभावना भी है। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ आलोचक इस तर्क को थोड़ा ज़्यादा आशावादी मानते हैं, या कहें कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव। उनकी मुख्य चिंता ये है कि क्या भारत का मौजूदा जॉब मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो वाकई इतनी बड़ी संख्या में लौटने वाले हाई सैलरी और अनुभवी प्रोफेशनल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है? मतलब क्या उनके अनुभव और सैलरी की उम्मीदों के मुताबिक यहाँ पर्याप्त मौके हैं? वो वापस तो आ जाएं, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत के हिसाब से काम या सैलरी न मिले। इससे फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या हमारे शहरों में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो रिसर्च की सुविधाएं हैं जिनकी उन्हें आदत हो चुकी हैं? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी उतनी फ्लेक्सिबल है कि उन्हें आसानी से अपना काम शुरू करने दे? ये सब बड़े सवाल हैं। तो ये कहना कि ये अपने आप में भारत के लिए गेन है, ये शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि भारत इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए खुद को कैसे तैयार करता है। में बदलने के लिए भारत को अपनी तरफ से बहुत काम करना होगा। बेहतर नौकरियां बनानी होंगी, R&D में निवेश बढ़ाना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुधारना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां टैलेंट सच में फल फूल सके। सिर्फ अमेरिका के दरवाजे बंद होने से भारत का फायदा अपने आप नहीं हो जाएगा। ये बहुत ही बैलेंस नजरिया है। अच्छा, अगर हम अब आधिकारिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो भारत सरकार ने इस पर क्या कहा है और अमेरिका में क्या चल रहा है?
देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने इस नीति पर गंभीर चिंता जताई है। ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है। उन्होंने कहा है कि वो इसके पूर्ण निहितार्थों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और खासकर जो परिवार प्रभावित होंगे उन पर पड़ने वाले मानवीय परिणामों पर जोर दिया है। जाहिर है, पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत तो चल ही रही होगी। भारत में विपक्षी दलों ने भी सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे को ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। और अमेरिका में क्या इस नीति को कोई चुनौती दे सकता है कोर्ट में? हाँ, अमेरिका में ये लगभग तय माना जा रहा है कि इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा। लीगल एक्सपर्ट्स इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना या एक प्रॉपर रूल मेकिंग प्रोसेस के बिना सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इतना बड़ा शुल्क लगाने का संवैधानिक अधिकार है भी या नहीं। अच्छा। हाँ, आमतौर पर इस तरह के बड़े फाइनेंशियल बदलाव लेजिस्लेटिव प्रोसेस से होते हैं, तो पूरी संभावना है कि अदालतों में इस पर लंबी लड़ाई चले और शायद इस पर रोक भी लग जाए, कम से कम टेम्परेरली। और लंबी अवधि में मान लीजिए ये नीति लागू रहती है किसी न किसी रूप में, अगर ये नीति बनी रहती है तो लॉन्ग टर्म में हमें ग्लोबल टैलेंट के फ्लो में एक बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत और दूसरे देशों के जो प्रतिभाशाली पेशेवर हैं वो शायद अमेरिका के बजाय कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी जैसे देशों को ज्यादा प्राथमिकता देने लगें, जहां की वीजा नीतियां ज्यादा वेलकमिंग मानी जाती हैं। हाँ ये तो हो सकता है। और कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये H1B बदलाव शायद अमेरिका की बड़ी ट्रेड नेगोशिएशंस या चीन जैसी शक्तियों के साथ जो जियोपॉलिटिकल मैनूवरिंग चल रही है उसका हिस्सा हो सकता है। मतलब ये सिर्फ एक इमिग्रेशन पॉलिसी का कदम नहीं है, बल्कि उससे बड़ा कुछ है। ओह, ये एक और एंगल है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट फायरवॉल अमेरिकी आप्रवासन नीति में खासकर H1B कार्यक्रम के लिहाज से एक बहुत बड़ा और अचानक किया गया बदलाव है। ये $100,000 का शुल्क, वो शुरुआती भ्रम और फिर बाद में आई सफाई, और इसका भारत के लोगों पर, छात्रों पर, IT उद्योग पर और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला जो मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स असर है, ये सब इसके मुख्य पहलू हैं जिन्हें हमने अपने स्रोतों के आधार पर आज समझने की कोशिश की। बिल्कुल। और जो मूल द्वंद्व उभर कर आ रहा है वो यही है इस नीति का घोषित लक्ष्य, जो कि अमेरिकी नौकरियों की रक्षा बताया जा रहा है, और इसके संभावित वास्तविक परिणाम, जिसमें अव्यवस्था है, अनिश्चितता है, कंपनियों की लागत बढ़ना है, शायद ऑफशोरिंग का बढ़ना है, और भारत के लिए ब्रेन गेन की वो जटिल संभावना बनाम चुनौतियां हैं। स्थिति अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ी तरल है। कानूनी लड़ाइयां होंगी, डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रहेंगी, और इसका असली असर दिखने में अभी वक्त लगेगा। सही कहा। तो अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जो तात्कालिक चुनौतियां हैं, जो चिंताएं हैं, वो अपनी जगह हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या ये अप्रत्याशित झटका, ये जो डिसरप्शन है, ये भारत को वो जरूरी प्रेरणा या कहिए उत्प्रेरक कैटलिस्ट दे सकता है जिसकी उसे अपने घरेलू इनोवेशन इकोसिस्टम को सच में तेज करने के लिए जरूरत है? क्या भारत इस चुनौती को, अपनी प्रतिभा को देश में ही रोकने और वापस लाने और फिर उसे देश के विकास में लगाने के एक रणनीतिक अवसर में बदल सकता है? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि भारत इस स्थिति का सामना कैसे करता है और क्या वो इस संभावित झटके